Hello everyone, this video is the continuation of the previous one wherein I taught you how to write the Lewis dot structure for molecules, right? Now in this video I will tell you how Lewis dot structure gives us an idea of resonating structures also, right? So first of all we will discuss certain important Lewis dot structures of certain important ions. And then after learning the Lewis dot structure, I'll tell you how to understand the resonance from that. So the first molecule to be discussed under it is carbonate ion, right? So if you have gone through the first video, you might be having an idea that there are in total 5 steps to write the Lewis dot structure. But I'll summarize certain important points so that you can have a clear picture कि कैसे Lewis dot structure easily आप लिख सकते हैं. Make sure that before watching this video you have gone through the first one. See, the first step I told you was to calculate the total number of electron. Total number of electron you have to represent it by capital T. So what is the total number of electron? Total number of electrons में you have to assume कि हर एक एलिमेंट का octet complete है. Octet complete है except for hydrogen. Because in hydrogen octet cannot be completed. तो हाइड्रोजन यहाँ एक्सेप्शन हो जाता है. उसके केस में आप डुप्लेट कंप्लीट एज्यूम करेंगे. पहली बात. फिर सेकेंड पॉइंट जो आपको याद रखना है कि आपके मॉलिक्यूल का जो सेंट्रल एटम है, सेंट्रल एटम मतलब जब मैं कार्बोनेट का स्ट्रक्चर बनाने के लिए लिखूंगी तो ऑक्सीजन को बीच में रखूं कि कार्बन को बीच में रखूं. ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर है सेंट्रल एटम उसे बनाएं. ऑल्दो कई फॉर्मूलाज में तो ये बहुत इजी होता है, जो आपको एलिमेंट अकेला दिख जाए, जैसे इसमें कार्बन अकेला, ऑक्सीजन 3-3 है. जैसे वाटर का मॉलिक्यूल हो तो वाटर में 2 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है, तो जो अकेला दिख जाए उसे सेंट्रल एटम बना लें, ज्यादा दिमाग ना लगाएं. लेकिन अगर कई सारे एलिमेंट्स हैं, कई सारे मल्टी एलिमेंट मॉलिक्यूल है, तो उसमें क्या करें, उसके लिए आप याद रखें कि हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन दे कैन नेवर बी सेंट्रल एटम. ये कभी भी सेंट्रल एटम नहीं होते. तो सेंट्रल एटम कौन कौन हो सकते हैं? यूजुअली जो है आपका कार्बन, ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सिलिकॉन, क्लोरीन, ये एलिमेंट्स ही जो है आपके सेंट्रल एटम होंगे. ठीक है. अपार्ट फ्रॉम दैट आप सिर्फ याद रखें कि हाइड्रोजन हर जगह एक्सेप्शन चल रहा है. हाइड्रोजन डुप्लेट कंप्लीट करता, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं करता, और वो सेंट्रल एटम भी कभी नहीं बनता. ठीक है. बस ये 2-3 चीजें अगर आप याद रखेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी लुईस स्ट्रक्चर लिखने में. तीसरा एक इम्पॉर्टेंट रूल आप याद रखें कि आपका जो सेंट्रल एटम है, मतलब जिसे आप सेंटर में रखने वाले हैं, वो सेंट्रल एटम जो है इट कैन वायोलेट ऑक्टेट रूल. वो ऑक्टेट रूल को तोड़ सकता है. एक्चुअली अभी जैसे जैसे आप प्रोसीड करेंगे आपको समझ आने लगेगा कि कोई जरूरी नहीं है कि हर एटम अपने आजू बाजू 8 इलेक्ट्रॉन ही रखता हो. 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स वाले भी मॉलिक्यूल्स हैं, यानी एटम्स अपने चारों तरफ 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन भी अकोमोडेट कर सकते हैं. और ये बात लुईस को भी समझ में आ गई थी डॉट स्ट्रक्चर बनाते बनाते. तो उन्होंने ये बता दिया था कि आप जो है ऑक्टेट रूल वायलेट कर सकते हैं सेंट्रल मेटल के बाजू में. यानी जब आप इलेक्ट्रॉन डोनेट लिख रहे हो सेंट्रल मेटल एटम के चारों तरफ, तो मिनिमम 8 इलेक्ट्रॉन तो रखें ही, और कई बार हो सकता है कि आप 8 से ज्यादा रख रहे होंगे. 8 से कम आप किसी भी केस में नहीं रखेंगे, ये आप ध्यान रखें. ठीक है. सो दिस इज व्हाट इज सपोज टू बी फॉलोड हियर. दूसरा जो आप यहाँ बात कर रहे थे फर्स्ट रूल में कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है उनमें ऑक्टेट आपको देखना है, तो यानी आप 8 इलेक्ट्रॉन एज्यूम करेंगे कि सबके पास हैं, और हाइड्रोजन में आप 2 एज्यूम करेंगे. ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन कभी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं करता. तो ये 3 रूल हैं छोटे छोटे, इन्हें ध्यान में रखें. बाकी आपको अपने आप ये स्ट्रक्चर्स लिखते समय अपने आप क्लियर होता चला जाएगा. नाउ लेट अस स्टार्ट विथ कार्बोनेट एंड ट्राई द Lewis dot structure of carbonate. यहाँ पे देखें, as told in the first video,
you will have to calculate the total number of electrons. टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं? आपको इनको एज्यूम करना है कि हर एलिमेंट के ऑक्टेट कंप्लीट है. ऑक्टेट मतलब बाहर की शेल में सबके पास 8 इलेक्ट्रॉन है. तो इसके लिए आप क्या करें, इन चारों एलिमेंट्स को अलग अलग लिख दें. वहां एक कार्बन है और 3 बार ऑक्सीजन है, तो 1, 2 और 3 ऑक्सीजन आप लिख लें, या आप 3 into O भी लिख सकते हैं, उससे भी समझ आएगा कि 3 ऑक्सीजन है. अब मैंने क्या बोला कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए यू विल हैव टू एज्यूम कि सबके पास बाहर की शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए. देखो, जब ये सब आपस में मिलके मॉलिक्यूल बनाएंगे तो क्या होगा, क्या होना चाहिए? ऑक्टेट रूल के हिसाब से मॉलिक्यूल तभी बनेगा ना जब सबका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए. तो हमें यही एज्यूम करना है और इसीलिए हम सबके पास एज्यूम कर रहे हैं कि 8-8 इलेक्ट्रॉन हैं. इनका ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है. तो ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है, इसीलिए हमने सबके लिए 8 लिखा है. आप ये ना सोचे कि टोटल इलेक्ट्रॉन का मतलब है कार्बन में तो 6 ही होते हैं, हम 8 क्यों लिख रहे हैं? हम 8 इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हम ये मान रहे हैं कि कार्बन की लास्ट शेल में ऑक्टेट कंप्लीट है. सिमिलरली हम ऑक्सीजन के लिए भी ऐसे ही मान रहे हैं और हम सबके लिए ऐसे ही मानेंगे एक्सेप्ट फॉर हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन का ऑक्टेट पूरा नहीं हो सकता, उसका ड्यूप्लेट पूरा हो सकता है, उसके पास K शेल है सिर्फ. तो हाइड्रोजन एक्सेप्शन है, बाकी सब जगह 8. सो यू हैव व्हाट, यू हैव नाउ 4 into 8. सो यू हैव गॉट T का वैल्यू 32 इलेक्ट्रॉन्स. फर्स्ट स्टेप में आपने कैलकुलेट किया कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं 32. ठीक है, ये आपकी फर्स्ट स्टेप क्लियर हो गई है. इसको मैं बॉक्स में रख देती हूँ. नाउ द सेकेंड स्टेप वॉज, सेकेंड स्टेप में कोई ऐसा बहुत सारा एक्सप्लेनेशन नहीं है, इट्स वेरी इजी एंड डायरेक्ट. यू विल हैव टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आपको पता है, जितने इलेक्ट्रॉन्स लास्ट शेल में होते हैं किसी भी एलिमेंट के, वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं. फिर से आप अपने कार्बोनेट आयन के सारे एलिमेंट्स को लिख लें. एक कार्बन था, 3 ऑक्सीजन थे. कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 4. ठीक है, उसकी बाहर की शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं. ऑक्सीजन में कितने होते हैं? 6, सब में 6 होंगे. जब हम इन्हें ऐड करेंगे तो ये होगा 4 + 18. ठीक है, यानी व्हाट वी आर गोइंग टू गेट 22. ठीक है, हमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने मिले? 22. अब देखें, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को V से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो आपको V की वैल्यू 22 मिल रही है. मगर यहाँ एक चीज ध्यान रखना है कि आप किसके लिए सॉल्व कर रहे हैं? कार्बोनेट आयन के लिए. अगर यहाँ ये 2- चार्ज नहीं होता तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 22 ही होते. मगर क्योंकि यहाँ 2- चार्ज है, माइनस का मतलब होता है इसने 2 इलेक्ट्रॉन ले रखे हैं एक्स्ट्रा. तो ये स्टेप में, सेकेंड स्टेप में आयन के केस में सेकेंड स्टेप में चेंज आता है. ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था. जो भी चार्ज है अगर वो माइनस में है तो उसे लाके यहाँ ऐड कर लें. ठीक है, तो ये हो गए 24 इलेक्ट्रॉन. सो V फॉर कार्बोनेट आयन इज 24 इलेक्ट्रॉन्स. अगर यहाँ 2+ होता तो प्लस के केस में 2 यहाँ लाके माइनस कर देते. तो याद रखें, केटायन के केस में माइनस करें और एनायन के केस में ऐड कर लें. इसको 2 तरह से समझ सकते हैं. ऐसे समझ सकते हैं जैसे आपको समझ आए कि अगर नेगेटिव चार्ज है इसका मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन ले रखे हैं, और अगर पॉजिटिव होता तो 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए होते. इसीलिए लूज के केस में माइनस कर रहे हैं और 2- के केस में हम ऐड कर रहे हैं. ऐसे भी याद रख सकते हैं. अगर आपको ये लेना देना समझ नहीं आता तो यू कैन अंडरस्टैंड कि यहाँ माइनस है तो उसका उल्टा करें, वहां जाके जोड़ दें, और अगर यहाँ प्लस होता तो वहां जाके माइनस कर देते. यानी यहाँ जो साइन दिख रहा है उसका जस्ट अपोजिट आपको यहाँ पे करना है. वहां माइनस दिख रहा है इसलिए हमने अपोजिट करके यहाँ +2 कर दिया है. तो आई होप आपको T और V समझ आया है. वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं 24. नाउ इफ फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेप इज क्लियर तो थर्ड स्टेप तो बहुत इजी है. स्टेप थर्ड में आपको क्या करना है? कुछ नहीं करना है. जो आपकी फर्स्ट स्टेप आई है, जो आपकी स्टेप नंबर 1 में वैल्यू आई है, उस वैल्यू से स्टेप नंबर 2 की वैल्यू को माइनस कर दें. इसका मतलब स्टेप नंबर 1 में क्या आया था? T आया था, और स्टेप नंबर 2 में क्या आया था? V आया था. तो T - V कर दें तो आपको मिल जाएगा S. S क्या है? S है शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स. कितने इलेक्ट्रॉन शेयर्ड हुए हैं. ठीक है, ये निकालना है. इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल S से. ठीक है, और कैपिटल S निकालने के लिए मैंने क्या बताया? स्टेप 1 में जो आया है T कितना आया था? 32. स्टेप 2 में जो V आया है कितना आया था? 24. इन दोनों को माइनस कर दें तो आपको S की वैल्यू यानी शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएंगे. तो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने आ गए? 8. सो दिस इज योर थर्ड वैल्यू.
S इज इक्वल्स टू 8। सो ये थर्ड स्टेप है, बहुत इजी थी। थर्ड स्टेप के लिए आपने क्या किया, फर्स्ट स्टेप की वैल्यू माइनस सेकेंड स्टेप की वैल्यू। अब देखें लास्ट एंड फोर्थ स्टेप फॉर कैलकुलेशन पर्पस। स्टेप नंबर 4 क्या कहती है, स्टेप 4 में आपको क्या करना है, स्टेप 4 के लिए याद कर लें, स्टेप 2 में जो वैल्यू आई है उस वैल्यू से माइनस कर दें, क्या स्टेप 2 में जो वैल्यू आई है उससे माइनस कर दें स्टेप 3 की वैल्यू। ठीक है, आपको ये फॉर्मूला समझ आता है ये लिखें, अदरवाइज आप लिखें स्टेप 2 में आपको क्या मिला था v, स्टेप 3 में आपको क्या मिला है s, तो v माइनस s कर दें तो यू विल गेट व्हाट, यू विल गेट u, दैट इज अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, और इस फॉर्मूले में आप वैल्यू पुट कर लें। अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स थे आपके कितने, अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स तो हम कैलकुलेट कर रहे हैं, मींस वी विल गेट u। तो व्हाट वाज योर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, v वाज 24 and 24 minus shared electrons is 8. So what is the value, 24 minus 8 is 16. So what we got unshared electrons. तो हमने 4 कैलकुलेशंस किए हैं, आई टोल्ड यू हमने 4 कैलकुलेशंस किए हैं। ये हमारा था स्टेप 1, ये हमारा था स्टेप 2। स्टेप 1 और 2 का फंक्शन है यहाँ स्टेप 3 और 4 की वैल्यूज निकालने का। ठीक है, आगे का जो सोल्यूशन है उसमें यूज क्या होता है, देखिए मैं आपको यहाँ लिख के बताती हूँ। आपने t निकाला 32, यू हैव कैलकुलेटेड v एज 24, यू हैव कैलकुलेटेड s एज 8 एंड यू हैव कैलकुलेटेड u एज 16। ये 4 वैल्यूज आपने कैलकुलेट करी हैं। ध्यान दें ये स्टेप 1 और 2 की वैल्यू थी। ठीक है, इनका यूज सिर्फ 3 और 4, स्टेप नंबर 3 और 4 सॉल्व करने के लिए है। इनका यूज आप नहीं करते जब आप स्ट्रक्चर लिखते हैं। स्ट्रक्चर बनाते समय सिर्फ ये स्टेप नंबर 3 और स्टेप नंबर 4 की वैल्यूज का यूज होता है। तो नाउ सी बाय यूजिंग द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स एंड अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कैसे हम जो है लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं कार्बोनेट मॉलिक्यूल का, और साथ में हम समझेंगे कि रेजोनेंस कैसे होता है, क्योंकि आपके इस टॉपिक में जहां भी आयंस आ रहे हैं वहां पे रेजोनेंस होगा। ठीक, अब लास्ट वीडियो में हमने रेजोनेंस की बात नहीं करी थी, क्यों नहीं करी थी मैं वो भी यहाँ पे क्लियर करूंगी। देखिए आपके पास क्या है, कार्बोनेट आयन में यू हैव 4 एटम्स। ठीक है, कितने एटम्स है, 4। मैंने एक हिंट दिया था कि जो सिंगल है उसे बीच में रखें। ये हमारी है स्टेप नंबर 5। स्टेप नंबर 5 में हम क्या करते हैं, ट्रायल स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। ट्रायल स्ट्रक्चर का मतलब वो स्ट्रक्चर जो हो सकता है, वी आर नॉट श्योर, ऐसा हो सकता है हम कह रहे हैं। ठीक है, तो आप देखें कि आपने बोला कि कार्बन सेंटर में रख लें क्योंकि वो अकेला है, और ऑक्सीजन को उसके आजू बाजू ऐसे लिख लें। ठीक, अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि इस ऑक्सीजन को इसके बगल में क्यों नहीं रखा, इसको इसके बगल में क्यों नहीं रखा, ये एक क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, इस ऑक्सीजन को इसके ऊपर क्यों नहीं रखा। तो दूसरे क्वेश्चन का आंसर है आप इसको इसके ऊपर भी लिख सकते हैं, मेरे पास स्पेस नहीं है इसलिए मैंने नीचे लिख दिया, तो ये कोई दिक्कत नहीं है, आप कहीं भी लिखें। बाकी इस ऑक्सीजन को यहाँ क्यों नहीं रखा, क्योंकि सबके सब, इसका जवाब बहुत इंटरेस्टिंग है कि जितने भी एलिमेंट्स होते हैं सेंट्रल एटम के अलावा, सेंट्रल एटम का मतलब ये होता है किसी मॉलिक्यूल में वो एटम जो बीच में रहेगा और जो बाकी सबको जोड़ के रखता है, यानी सबने उससे बॉन्ड बनाया होता है। ठीक है, ये मदर एलिमेंट होता है। सेंट्रल एटम मतलब मॉलिक्यूल का मदर एटम जिसने सबको जोड़ के रखा है। तो इसीलिए आपने ऑक्सीजन को ऑक्सीजन के बाजू में नहीं रखा, क्योंकि हर एटम का मकसद होता है मॉलिक्यूल में कि वो सेंट्रल एटम से जुड़े। ठीक है, ये बाय डिफॉल्ट आपको समझना है। अब आपने एक ट्रायल स्ट्रक्चर लिख लिया, अब आपको यूज करनी है ये वैल्यूज, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन और अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन। देखें, शेयर हम जो चीज करते हैं उसे कहाँ लिखेंगे, उसे हम इनके बीच में लिखेंगे, क्योंकि ये वो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो इनने आपस में शेयर किए हैं। तो शेयरिंग दिखाने के लिए आपको 8 इलेक्ट्रॉन कैसे करने होंगे, ऐसे डिवाइड करने होंगे बराबर बराबर इनके बीच में। तो हमने 4 यहाँ लिखे हैं, 2 यहाँ लिख लेते हैं और 2 यहाँ लिख लेते हैं। अब एक क्वेश्चन आ सकता है यहाँ पे भी कि हमने कहीं पे भी 6 क्यों नहीं रख लिए, मैंने यहाँ 6 रख लेती तो मैं यहाँ 6 रखती तो 2 यहाँ के लिए बचते और यहाँ के लिए कुछ नहीं बचता। इसलिए आपको थोड़ा सा इसमें माइंड यूज करना पड़ेगा कि ऐसा डिवाइड करें कि सबको कुछ ना कुछ तो मिलना ही है। जितनी भी लोकेशंस है, आपके पास 3 लोकेशंस थी शेयर इलेक्ट्रॉन लिखने के लिए, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड।
शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हमेशा एलिमेंट्स के बीच में लिखे जाते हैं, ये देखो इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में, ऐसे जो चीज शेयर होनी है वो बीच में लिखी जाएगी। और जो अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं जिनको अपन लोन पेयर्स भी बोलते हैं, अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हमेशा जो है वो कहाँ लिखे जाते हैं, वो हमेशा एलिमेंट के बीच में छोड़कर आप ऊपर लिख सकते हो, साइड में लिख सकते हो, नीचे लिख सकते हो। ठीक है, अब हम यूज करेंगे ये 16 अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स और इस स्ट्रक्चर को कंप्लीट करेंगे। देखो यहां ऑक्सीजन के पास ऑलरेडी 4 इलेक्ट्रॉन है, तो आप 16 में से 4 यहां डाल दो। जैसे ही हमने 16 में से 4 यहाँ पे लिखे, हमें दिख रहा है कि इस ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूरा हो गया है, इसलिए मैंने उसे सर्कल में बंद कर दिया कि मुझे अब इस ऑक्सीजन को कोई इलेक्ट्रॉन नहीं देना है। और एक चीज ध्यान रखें, साथ ही साथ आपको दिख रहा होगा कि जैसे ही आपने ये काले वाले डॉट्स लगाए थे, आपके कार्बन का भी ऑक्टेट पूरा हो गया था। इसका मतलब इन अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स में से कार्बन को कोई इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा। अब जो भी बचे हैं, आपने 4 यहाँ डाल दिए तो आपके पास बचे हैं 12 इलेक्ट्रॉन्स, अभी वो सब इन दोनों ऑक्सीजन के पास जाएंगे। तो 12 में से देखिए यहाँ पे 2 हैं, तो इसका ऑक्टेट पूरा करने के लिए आपको कितने देने पड़ेंगे, 8 नहीं 6 देने पड़ेंगे, 2 ऑलरेडी हैं। तो इन 12 इलेक्ट्रॉन्स में से 6 आपने कहाँ दे दिए, इस ऑक्सीजन को दे दिए, इसका भी ऑक्टेट पूरा हो गया। स्टिल यू आर लेफ्ट विथ 6 इलेक्ट्रॉन्स, तो बचे हुए 6 इलेक्ट्रॉन्स आप यहां डाल दें। ठीक है, तो अब क्या हुआ, अब आप काउंट कर लें, आपके लास्ट ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट पूरा हो चुका और ये बना स्ट्रक्चर। ये है लुईस डॉट स्ट्रक्चर। और एक बात ध्यान रखें, अगर आपको आयन दिया हुआ है तो आपको एक स्क्वायर ब्रैकेट लगाना है हमेशा और चार्ज लगा दे 2-। ठीक है, एक चीज मैं और क्लियर करूंगी, ये मैंने लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाया इसलिए मैं इसमें कोई भी डिस्टरबेंस नहीं क्रिएट कर रही कि आपको ये क्लियर समझ आए। आप एक काम और भी कर सकते हैं कि शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को डॉट्स से दिखा लें और अनशेयर्ड को क्रॉस से दिखा लें। वैसे तो लुईस ने अपने पैटर्न ऑफ राइटिंग को डॉट स्ट्रक्चर कहा था, पर आप इलेक्ट्रॉन्स में अगर कंफ्यूज होते हैं कि कौन सा जो है शेयर्ड है कौन सा अनशेयर्ड, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। मींस मेरे कहने का मतलब है कि जितने भी ये शेयर्ड हैं बीच वाले, इनको डॉट से लिखे रहने दें और जितने भी अनशेयर्ड हैं उन सबको क्रॉस में कन्वर्ट कर दें, तो आपको कोई डाउट नहीं होगा कि कौन सा शेयर्ड है और कौन सा अनशेयर्ड। और जिसको कॉन्सेप्ट क्लियर है वो डॉट्स भी लिखे रहने दे सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अब इस स्ट्रक्चर में साफ साफ समझ में आ रहा है, जो बिंदियां हैं वो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं और जो क्रॉस हैं वो अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये तो हुआ इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर। अब आप देखें कि जब हम ये स्ट्रक्चर बना रहे थे तो हमारे दिमाग में साथ में और भी कुछ क्वेश्चंस आते हैं, वो क्या है। शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पे हम फिर से वापस जाएंगे। ये 4 इलेक्ट्रॉन्स मैंने इन्हीं दोनों के बीच में क्यों लिखे, यहां भी लिख सकती थी, यहां भी लिख सकती थी। तो जब भी हमारे पास ऐसी पॉसिबिलिटीज होती हैं कि हम यहां भी ऐसे लिख सकते हैं, तो हमें वो सारी पॉसिबिलिटीज कवर करनी है, ये ध्यान रखें। तो मुझे 2 और पॉसिबिलिटीज दिख रही थी, मैं उन्हें भी कवर करूंगी। देखिए अब जो है अगला मैं यहां बना लेती हूँ, अदरवाइज बहुत हौच-पौच हो जाएगा ये। ठीक है, मुझे 3 पॉसिबिलिटीज दिख रही हैं, इसलिए मैंने 3 स्ट्रक्चर्स ड्रॉ किए हैं। यहां थे 4, अब हमने कहा हम यहां भी तो 4 लिख सकते थे। ठीक है, तो हमने लिख दिए और फिर 2 और 2 यहां लिख दिए। ठीक है, इनके साथ इसको 4 देके इन दोनों को कम दिया था हमने, अब हमने इसे 4 देके इन दोनों को कम दे दिया। अब हमारे पास एक लास्ट पॉसिबिलिटी है कि यहां 4 रखें और इन दोनों को कम दें 2-2। ठीक है, तो ये जितनी पॉसिबिलिटीज होती हैं किसी भी मॉलिक्यूल के लिए, जो आपके दिमाग में आती है कि शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कहाँ कहाँ कैसे कैसे अरेंज हो सकते हैं, उन सब को आपको कंप्लीट करना पड़ता है, ये ध्यान रखें। अब आपने शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स तो बांट दिए स्ट्रक्चर में, अनशेयर्ड जो थे 16 उन्हें डिवाइड करें, तो इसको मिले हैं 2, तो यानी इसको अनशेयर्ड में से दिए जाएंगे 6। इसका ऑक्टेट यहां होता है कंप्लीट। कार्बन का ऑक्टेट ऑलरेडी कंप्लीट है, उसका बॉक्स बना देते हैं। इस ऑक्सीजन को मिले 4, तो और 2 देंगे हम अनशेयर्ड में से, जिससे इसका ऑक्टेट पूरा हो जाए, हो चुका। अब यहाँ इसको 2 ही मिले हैं, तो इसको दे अनशेयर्ड में से 6 और ये लें, इसका भी ऑक्टेट पूरा हो गया। ठीक है, तो एक पॉसिबल स्ट्रक्चर था ये, दूसरा पॉसिबल स्ट्रक्चर बना ये। आपको फिर से वही करना है, इसके पास भी आपको एक स्क्वायर ब्रैकेट डालना है और चार्ज लिखना है 2-। ठीक है, राइट। उसके बाद सेम काम आपको नीचे वाले स्ट्रक्चर में भी करना है कि अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स भी बांटे। यहाँ 4 इसके पास हैं, तो 5, 6,
7, 8. So octet of this oxygen got completed. Here are 2, so 8, and here are 2, so again 6 electrons to this oxygen. So this is how in this structure also you completed the octet. See, कार्बन का ऑक्टेट ऑलरेडी ब्लैक वाले शेयर्ड इलेक्ट्रॉन से ही कंप्लीट हो गया था. इस ऑक्सीजन का अनशेयर्ड देके किया, इसको भी, एंड सिमिलरली दिस वन. ठीक, तो अब हमें क्या मिल गए, 2 और स्ट्रक्चर्स मिल गए. ठीक, ये कहलाते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स. यहां भी आप चार्ज लिख दें जैसे आपने लिखा है. ठीक है, तो अब ध्यान दें, आपको मिले हैं ये 2 स्ट्रक्चर्स, इनके बीच में ऐसा एरो लगाएं, और ये एक्चुअली इनको एक ही लाइन में होना चाहिए था, बट आई डोंट हैव मच ऑफ स्पेस, तो मैंने तीसरे वाले को नीचे लिख लिया है. इनके बीच में ऐसे एरो लगाते हैं, या फिर ऐसा एरो लगाएं, ऐसा डबल हेडेड एरो. इसका मतलब ये होता है, जब आप आगे की तरफ वाला एरो लगाते हो, सिंपल वाला एरो जिसे आप एरो बोलते हो, ये वाला, तो इसका मतलब होता है यहाँ की चीज यहाँ में कन्वर्ट हो रही है. पर इस डबल साइडेड एरो का मतलब होता है ये इसमें कन्वर्ट हो सकता है, ये इसमें कन्वर्ट हो सकता है, ये वापस भी जा सकते हैं, यानी फ्रॉम हियर टू हियर, देन हियर टू हियर, एंड देन अगेन बैक. तो ये इंटर कन्वर्जन शो कर रहा है. तो ये जो स्ट्रक्चर्स बने हैं, ये पॉसिबिलिटीज हैं कि ये जो नंबर ऑफ शेयर्ड और अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनको लेकर ये 3 स्ट्रक्चर्स बन सकते हैं. तो ध्यान रखें, जितने भी स्ट्रक्चर्स बन सकते हैं किसी मॉलिक्यूल के लिए, जितने भी पॉसिबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं किसी मॉलिक्यूल के, वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कहलाते हैं. दे आर कॉल्ड एज कैनोनिकल फॉर्म. ये तब बनाए जाते हैं जब किसी एक स्ट्रक्चर से आप सारी प्रॉपर्टीज किसी मॉलिक्यूल की एक्सप्लेन नहीं कर सकते. जैसे आप सिर्फ ये बनाते तो क्या होता है, ये यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन आपने रखे ही नहीं थे, तो ये 2 पॉसिबिलिटीज पूरी नहीं होती. तो जितनी भी पॉसिबल स्ट्रक्चर्स हैं वो सब ड्रॉ करें, और वो सब क्या होते हैं, उस मॉलिक्यूल के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं. तो इस डिस्कशन से हमें ये पता चलता है कि कार्बोनेट मॉलिक्यूल के 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं. और यहाँ एक चीज और देखें कि ये जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये बॉन्ड्स बनाते हैं. So here it is a double bond. Here I should have written like this to show the bond, but ऐसा है तो उसको ऐसा ही लिख लें और समझ लें कि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, एंड here also it's a single bond. तो जितने भी शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बॉन्ड्स बनाते हैं. Here this is a double bond and here this is a single and this is also a single. आपको ऐसे लिखना चाहिए था हॉरिजॉन्टली. लेट इट बी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अंडरस्टूड होता है. ये डबल बॉन्ड है, ये सिंगल बॉन्ड है, और ये भी सिंगल बॉन्ड है इस मॉलिक्यूल में. तो देखिए, डबल बॉन्ड आपने एक बार यहाँ बना लिया, एक बार यहाँ बना लिया, एक बार यहाँ बना लिया, चौथी कोई पोजीशन नहीं है जहां डबल बॉन्ड बनता हो. तो हमें ये समझ आ गया है कि कार्बोनेट मॉलिक्यूल के 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं जो यूं लिखकर दिखाए जाते हैं, एंड दे आर इंटर कन्वर्टिबल. और अगर आपको लुईस डॉट स्ट्रक्चर नहीं समझ आता तो आप ये रेजोनेंस भी नहीं समझ सकते थे. तो रेजोनेंस का मतलब क्या हुआ, रेजोनेंस इज द वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग, जितने भी पॉसिबल वेज हैं ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ मॉलिक्यूल is called as resonating structures, and the phenomena of showing these structures is called resonance. और सब मॉलिक्यूल्स ये रेजोनेंस नहीं दिखाते. ठीक है, आपने कार्बन मोनोऑक्साइड में कोई रेजोनेंस देखा? नहीं देखा था. आपने अमोनियम आयन में कोई देखा था? लास्ट वीडियो में नहीं देखा था. तो ये सिर्फ कुछ ही मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनमें रेजोनेंस दिखता है. किन में दिखता है? जिनमें इलेक्ट्रॉन्स को लिखने का, जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स लिखे हैं आपने, उनको लिखने की आपके पास पॉसिबिलिटी अलग अलग होती है. जैसे एक बार आप यहाँ डबल बॉन्ड बना पा रहे थे, एक बार आप यहाँ बना पा रहे, एक बार यहाँ बना पा रहे थे. यहाँ 3 पॉसिबिलिटीज दिख रही, इसलिए ये 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं. सो आई होप लुईस डॉट स्ट्रक्चर की हेल्प से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स लिखना आपको समझ आया होगा. वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल इज देयर टू अंडरस्टैंड, एंड दैट इज ओजोन. सो आई विल डू इट इन शॉर्ट. सी, suppose a question is given that draw the Lewis dot structure for ozone molecule. तो ओजोन मॉलिक्यूल के लिए फटाफट से अभी आपने सब कुछ सीख लिया है, तो टी कैलकुलेट कर लें. 3 ऑक्सीजन है, तो टी क्या आ जाएगा, 3 × 8 यानी 24 इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, मैं शॉर्ट में कर रही हूँ क्योंकि मैं आपको सब कुछ समझा चुकी हूँ. आई होप आप भी शॉर्ट में कर पाएंगे. देन वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के बाहर की शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 6 होते हैं. ठीक है, तो 3 × 6 18. ठीक है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आ गए 18.
ये हो गई आपकी स्टेप नंबर 1, टी कैलकुलेट किया। स्टेप नंबर 2, वी कैलकुलेट किया। देन स्टेप नंबर 3, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसके लिए टी माइनस वी करते हैं। तो 24 माइनस 18, सो इट्स 6, राइट। सो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आपके पास 6 आ गए हैं। और फोर्थ स्टेप थी अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकाले। अनशेयर्ड के लिए v माइनस एस करते हैं। तो v माइनस एस मीन्स व्हाट, 18 माइनस 6, 18 माइनस 6 इज व्हाट, 12। सो यू हैव कैलकुलेटेड t एज 24, ठीक है, सबका 8 सो 3 8 जा 24। देन वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 फॉर ईच ऑक्सीजन, तो 18। देन 24 माइनस 18 इज s, दैट इज 6। एंड देन unshared electrons are what, स्टेप नंबर 2 माइनस 3, यानी 18 माइनस 6 एंड दैट इज 12। अब आपको जैसे कि मैंने बताया था, हमें सिर्फ इन 2 वैल्यूज की जरूरत है लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाने के लिए, और यहां भी हम रेजोनेंस देख पाएंगे। अब लिख लें मॉलिक्यूल क्या दिया है, ओजोन। अब देखें, ना तो ये कटायन है ना तो ये अनायन है, इसीलिए स्टेप नंबर 2 में हमने कुछ भी प्लस माइनस नहीं किया। जो V आ रहा था वो एज इट इज लिखा। लेकिन कार्बोनेट के केस में हमने वहां -2 था चार्ज, तो +2 लगाया था। यहाँ हमने कुछ नहीं किया। क्यों नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है। तो जब चार्ज नहीं है तो स्टेप 2 में कोई चेंजेस नहीं आएंगे। अब आप ओजोन का ट्रायल स्ट्रक्चर लिखें। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, तीनों एक लाइन में। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे हमने कार्बोनेट को लिखा था, ऊपर नीचे करके। तो जैसे भी लिखना है, आप कैसे भी लिखोगे। आप अगर इनको ऊपर नीचे करके लिखोगे, मैं पेंसिल से यहाँ लिखती हूँ, तो आप ऐसा लिख पाओगे। ये अजीब सा लगेगा, तो ये थोड़ा सा ऐसा है कि इसको ऐसे ही लिखें। तो पैटर्न ऑफ राइटिंग एक ही है तीनों के लिए, यही सूटेबल समझ में आता है। तो आपके पास S आया है 6। अब आपको यूज कौन कौन सी वैल्यू करनी है, S इज इक्वल्स टू 6 और U इज इक्वल्स टू 12। ऊपर के कैलकुलेशन से सिर्फ 2 वैल्यूज जो है लुईस डॉट स्ट्रक्चर लिखते समय इस्तेमाल होती हैं। तो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कहाँ आते हैं, इन लोगों के बीच में आते हैं। तो हम दे देते हैं बीच में इलेक्ट्रॉन। 6 को कैसे लिख सकते हैं, अच्छा यहाँ लिख देंगे क्या सारे 6, नहीं लिखेंगे, फिर इनको तो कुछ मिलेगा ही नहीं। तो क्या करें, 4 यहाँ लिख सकते हैं, 2 यहाँ लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये क्या हो गया, अब आपको ये स्ट्रक्चर लिखते से ये समझ आ रहा है कि ऐसा भी तो हो सकता था। एक वे ऑफ राइटिंग ये है, दूसरा वे होता कि 4 इलेक्ट्रॉन्स यहां जमाएं और 2 इधर जमाएं, यानी आई मीन टू स्पीक इज दिस। तो ये होती पॉसिबिलिटीज जो आपको शेयर्ड इलेक्ट्रॉन लिखते से समझ आ जाती है कि ऐसा भी लिख सकते हैं और ऐसा भी लिख सकते हैं। तो यहीं से दिख गया कि 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होंगे। जैसे कार्बोनेट में दिख गया था कि 3 पॉसिबिलिटीज। ये बहुत आसान है, अगर आप एक बार सीख लेते हैं, इट्स टू इजी एंड टू इंटरेस्टिंग, ठीक है। अब आपने शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स तो बांट दिए। शेयर्ड इलेक्ट्रॉन से आपको बहुत कुछ समझ आता है। शेयर्ड इलेक्ट्रॉन से साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पे बन रहा है डबल बॉन्ड, ठीक है, यहाँ बन रहा है सिंगल बॉन्ड, वैसे ही यहाँ बन रहा है डबल बॉन्ड और यहाँ बन रहा है सिंगल बॉन्ड। ये आपको साफ साफ दिख जाता है तुरंत, ठीक है। अब अनशेयर्ड देख लें। जैसे ही आप शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स डिवाइड कर देते हो, वैसे ही आपको ये पता चलना है कि आपको बस ऑक्टेट पूरा करते जाना है। अनशेयर्ड है 12। आप देखें इस ऑक्सीजन पे कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 4। तो अनशेयर्ड में से 4 इधर और लगा दें, ठीक है। ये हो गया इसका ऑक्टेट कंप्लीट। बीच वाले ऑक्सीजन के बारे में सोचें, इस पर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये 4 और ये 2, तो 6 ऑलरेडी हैं, तो उसको कितने देंगे, सिर्फ 2। इनको आप ऊपर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब आपके 12 में से 6 ऑलरेडी गॉन, कितने बचे, 6, ठीक है। पिंक वाले कौन से, अनशेयर्ड, तो 6 जा चुके हैं। इस ऑक्सीजन को बेचारे को 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी ऑक्टेट के लिए कितने चाहिए, 6, और आपके पास बचे हुए भी सिर्फ 6 हैं। तो ये हो गया आपका लुईस डॉट स्ट्रक्चर। इस ऑक्सीजन का ऑक्टेट है कंप्लीट। गिन लें, 1 2 3 4 5 6 7 8। सेंट्रल ऑक्सीजन ऑल्सो गॉट द ऑक्टेट कंप्लीट, 2 6 and 8 and the corner one also, ठीक है। ये हो गया पहला लुईस डॉट स्ट्रक्चर। अब दूसरे को भी बिल्कुल वैसे ही। अभी हमने पिंक वाले इलेक्ट्रॉन्स जो अनशेयर्ड, मैं पिंक से इसको दिखा रही हूँ, पिंक इलेक्ट्रॉन्स हैं अनशेयर्ड वाले इस मॉलिक्यूल में। तो इसको यहाँ पे 4 मिल रखे हैं, तो 2 और दे दें, ऑक्टेट कंप्लीट है। ऑक्सीजन सेंट्रल वाला बिल्कुल यहीं, सो इट विल गेट ओनली 2 क्योंकि इसके पास 6 ऑलरेडी है, और कॉर्नर वाले पे सिर्फ 2 हैं, तो इसे हम 6 इलेक्ट्रॉन्स और दे देंगे। अब देखिए सबका ऑक्टेट पूरा हो गया है। पेंसिल से
बता देते हैं, ये हो गए 8 इलेक्ट्रॉन्स फॉर दिस फर्स्ट ऑक्सीजन, these are 8 electrons for this middle oxygen and these are the 8 electrons for the corner oxygen. और साइमल्टेनियसली आपको ये समझ आया कि ये वो दो तरीके हैं जिनमें ऑक्सीजन मॉलिक्यूल ओजोन मॉलिक्यूल लिखा जा सकता है. इसके अलावा कोई और तरीका है क्या? नहीं. ठीक है, तो ओजोन मॉलिक्यूल विल बी द रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ दीज टू स्ट्रक्चर्स. ठीक. और अब एक और चीज बताती हूं मैं. यूजुअली क्या होता है कि कोई भी मॉलिक्यूल ऐसे लीनियर नॉर्मली नहीं होता, तो हमारे पास एक और पॉसिबिलिटी थी कि हम इन तीनों को ऐसे ना लिखते की बजाय ऐसे लिख लेते ट्रायंगुलर फॉर्म में. ठीक है, तो ऐसे भी लिखेंगे तो इट्स नॉट रॉन्ग, बट एक्चुअल स्ट्रक्चर ओजोन मॉलिक्यूल का ये होता है. तो आप क्या कर सकते हैं, जैसे आपने ये चेन वाला स्ट्रक्चर बनाया वैसे ही दो स्ट्रक्चर ऐसे बन जाएंगे. मैं फटाफट से बना देती हूँ. तो एक के बीच में हमने 4 शेड दिए थे, एक के बीच में हमने 2 दिए थे, और दूसरा स्ट्रक्चर क्या बन सकता है, ये बन सकता है. तो यहां दे दें 4 और यहां रख दें 2 इलेक्ट्रॉन्स. और नाउ अनशेयर्ड वी हैव टू डिवाइड, सो 4 इट हैज ऑलरेडी गॉट, सो यू गिव 2 मोर. हियर 2 एंड हियर 2, 4, 6. सो ये हो गया एक स्ट्रक्चर आपका. सी, ऑक्टेट कंप्लीट फॉर दिस ऑक्सीजन, ऑक्टेट कंप्लीट फॉर दिस ऑक्सीजन. सर्कल ड्रॉ करने से क्लियर हो जाता है कौन सा इलेक्ट्रॉन किसके पास है. तो ये एक पॉसिबिलिटी है. और द अदर सेकेंड पॉसिबिलिटी इज द कॉर्नर स्ट्रक्चर विच यू कैन सी. हियर आर 4, 5, 6, 7, 8. 6 आर ऑलरेडी देयर, सो 7, 8. 6 कैसे, ये 4 और ये 2, तो ये 8 हो गए. अब सी, सो द स्ट्रक्चर इज रेडी. So octet is complete for this oxygen, octet is complete for this oxygen, similarly for this also. So this is actually the main possible way of writing. So either you write like this, it's okay, or if you want to show the proper bonding, ऐसे बना के बताएं. ये है इनके बीच में डबल बॉन्ड, this is the single covalent bond, and here also it's a single and double. So these are the two possible ways. ये दो स्ट्रक्चर्स हैं जिनमें ओजोन मॉलिक्यूल बनाया जा सकता है. सो इफ समबडी आस्क यू हाउ मेनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर देयर फॉर ओजोन, आंसर इज 2. It has 2 possible ways. Carbonate had 3. So remember, this is the possible Lewis dot structure. और हमेशा याद रखें, अगर आपको कोई चार्जेस लगाने को बोलता है तो चार्जेस में आपको ये क्लियर होना चाहिए कि अगर इसी में आपको डॉट्स या इलेक्ट्रॉन्स के फॉर्म में ना लगाकर आपको बॉन्ड के फॉर्म में लिखना हो तो आप इसे कैसे लिखोगे कि अपना जो है सिर्फ बॉन्डिंग दिखाना है, तो आप इसे ऐसे लिख सकते हो. ये इस वाले स्ट्रक्चर को मैंने ऐसे लिखा है. ठीक है, और ध्यान दें जहां पे भी सिंगल बॉन्ड होता है वहां के मॉलिक्यूल्स पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है, और जैसे इन पे नेगेटिव होता है इन पे पॉजिटिव हो जाता है. ये सिंपल स्ट्रक्चर होगा ओजोन मॉलिक्यूल का. और ये मैंने इसके लिए बनाया है, इसके लिए बनाया तो कैसा बनेगा, ये ऊपर वाला, ये वाला, ये और ये. इसके बाद यहाँ पे डबल बॉन्ड तो इधर है, सिंगल बॉन्ड इधर है, तो इस मॉलिक्यूल में नेगेटिव इस पे आ जाएगा और पॉजिटिव यहाँ. तो ये रहा आपका ओजोन मॉलिक्यूल का क्या बॉन्ड स्ट्रक्चर. सो दीज आर द 2 स्ट्रक्चर्स फॉर ओजोन विच आर पॉसिबल. नीचे वाले स्ट्रक्चर में हमने जो है अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं लगाए हैं. दैट इज बाय डिफॉल्ट अंडरस्टूड कि इतने इतने बॉन्ड पेयर्स हैं तो इतने लोन पेयर्स होंगे. ठीक है, अब इसको एक चीज और क्लियर कर देती हूँ. जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आप बीच में लगाते हैं, जो ये आपने जोड़ रखे हैं, वो कहलाते हैं शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि उनने बॉन्डिंग में हिस्सा लिया होता है. शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, विच पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग और बॉन्ड फॉर्मेशन. जो बॉन्ड बनाते हैं वो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. देखो शेयर्ड वाले कितने थे हमारे पास, 6 थे, हमने उनको इनके बीच में रखा था. तो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स दे पार्टिसिपेट इन बॉन्ड फॉर्मेशन, उन्हीं को जोड़ के तो बॉन्ड बनाया. और जो ये ऐसे ऊपर ऊपर पड़े हुए हैं, ठीक है, जिनको जोड़ के बॉन्ड नहीं बन सकता, दे आर कॉल्ड एज अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स. वो अनशेयर्ड है मतलब दे आर लोन पेयर्स. लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये हमेशा पेयर में होते हैं. शेयर्ड है तो भी पेयर में होगा, अनशेयर्ड है तो भी पेयर. पेयर मतलब 2 होते हैं. तो अनशेयर्ड दे डू नॉट पार्टिसिपेट इन बॉन्ड फॉर्मेशन.
तो ये एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है, कोवेलेंट बॉन्डिंग आपको क्लियर हो रही है। दूसरा आपको जो है लुईस डॉट स्ट्रक्चर लिखना आ गया है। तीसरी चीज आपको रेजोनेंस निकालना आ गया कि किसी मॉलिक्यूल के कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन सकते हैं और ये आपस में इंटर कन्वर्टिबल होते हैं। और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स तब बनते हैं जब किसी मॉलिक्यूल के लिए एक स्ट्रक्चर से आप सारी बातें समझा नहीं सकते, तब उसके लिए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनते हैं। तो अगर कोई पूछता है कि ओजोन मॉलिक्यूल के कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, तो आंसर है ओजोन इज द रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ दीज टू स्ट्रक्चर्स, और यू कैन से लाइक दिस। सो आई होप you have learned how to write the Lewis dot structure and how to know how many resonating structures will be there for the molecule. So keep practicing and this will be very easy for you. Thank you for watching.